हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, मैं अंकिता यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि ये पॉइंट आज का हमारा है यूपी की राजनीतिक, राजस्व एवं प्रशासन व्यवस्था। इसमें हम लोग ये आज का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हम लोग क्या किए हैं, अध्ययन कर चुके हैं। तो हम आशा करते हैं कि पीछे का हमारा जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग उसे देखे होंगे। अगर आप लोग उसे देखे नहीं होंगे उस वीडियो को, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। और अगर पीछे की वीडियो देखे रहेंगे तो आज की वीडियो ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगी आपको। तो इसी के क्या करते हैं, इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा कि जो पीछे की वीडियो उसे देख लीजिएगा, ठीक ना। आज का हमारा पॉइंट रहेगा राजस्व परिषद। आज हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्व परिषद के बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है राजस्व राजस्व परिषद। राजस्व परिषद आज का हमारा टॉपिक है, राजस्व परिषद। तो राजस्व परिषद में हम लोग देखेंगे कि राजस्व परिषद होता क्या है। तो विकास के लिए लिखिएगा, राजस्व परिषद विकास के लिए, विकास के लिए, विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? स्रोत होता है। राजस्व परिषद जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना नोट करिएगा, स्थापना। तो राजस्व परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1831 ईस्वी में हुई थी। 1831 ईस्वी में राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी। राजस्व परिषद का मुख्य प्रशासक कौन होता है? मुख्य प्रशासक कौन होता है राजस्व परिषद का? तो राजस्व परिषद का मुख्य जो प्रशासक होता है वो राजस्व सचिव होता है। राजस्व सचिव। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो देखने के लिए आए हैं। तो कॉपी पेन, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो कॉपी और पेन लेकर बैठें। तो क्या करिएगा कि इसको नोट कर लीजिए। विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है वही क्या होता है? राजस्व परिषद होता है। और राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1831 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्व परिषद का मुख्य प्रशासक कौन होता है? तो राजस्व सचिव होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि राजस्व परिषद के कितने अंग होते हैं। राजस्व परिषद के अंग, राजस्व, साथ साथ में आप लोग लिखते चलिएगा। इससे क्या होगा कि हमें चीजें ज्यादा टाइम तक के लिए रिमेंबर रहेंगी। राजस्व परिषद के अंग, ये हम लोग न लिखकर क्या करते हैं, राजस्व परिषद के कितने अंग होते हैं ये देखते हैं। राजस्व परिषद के 5 अंग होते हैं। नंबर वन है राजस्व परिषद। नंबर 2 पर है चकबंदी आयुक्त।
आयुक्त। नंबर 3 है राहत आयुक्त। राहत राहत आयुक्त। राहत आयुक्त हो गया। नंबर 4 पे लिखिएगा भूमि निर्देशक। नंबर 4 पे लिखिएगा भूमि निर्देशक। नंबर 5 पे लिखिएगा जिला गजेटियर। जिला गजेटियर। जिला गजेटियर, ठीक ना। ये क्या होता है, इसके अंग है राजस्व परिषद। एक हो गया। फर्स्ट पे देखिए राजस्व परिषद। राजस्व परिषद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन जरूर करेंगे, ठीक ना। इसके बाद है चकबंदी आयुक्त। तो चकबंदी आयुक्त भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है राहत आयुक्त और भूमि निर्देशक जिला गजेटियर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक ना। राजस्व परिषद और चकबंदी आयुक्त के बारे में। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे पॉइंट पढ़ते हैं। राजस्व परिषद, ठीक ना। राजस्व परिषद। अब राजस्व परिषद के बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो राजस्व परिषद का जो राजस्व परिषद है, राजस्व परिषद का गठन अभी हम पीछे बताए थे आप लोग को, एक बार फिर बता दे रहे हैं कि इसका गठन कब हुआ था। तो 1831 ईस्वी में। कब हुआ था, 1831 ईस्वी में क्या हुआ था, राजस्व परिषद का गठन हुआ था। और राजस्व परिषद का मुख्यालय, अगर कोई पूछे कि राजस्व परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो उसका मुख्यालय है प्रयागराज। स्टार बना के लिख लीजिएगा कि राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद या प्रयागराज। ये क्या है, प्रयागराज में इसका मुख्यालय है, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे कि जो राजस्व परिषद है इसके 2 अंग होते हैं। राजस्व परिषद के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं, नोट करिएगा। नंबर 1 पर होता है प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभाग। और नंबर 2 पर होता है न्यायिक विभाग। न्यायिक विभाग। प्रशासनिक विभाग हो गया और क्या हो गया, न्यायिक विभाग। न्यायिक विभाग, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे कि प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत क्या आता है और न्यायिक विभाग के अंतर्गत क्या। प्रशासन मतलब क्या होता है, जो कार्य को करता है, कार्य को चलाता है, वो क्या होता है, प्रशासनिक विभाग होता है। और जो न्याय करता है, न्याय से रिलेटेड होता है, वो होता है न्यायिक विभाग। तो प्रशासनिक विभाग का मुख्यालय अगर कोई पूछे कि प्रशासनिक विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो इसका मुख्यालय लखनऊ है। प्रशासनिक विभाग का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ है। और जो न्यायिक विभाग है इसका मुख्यालय तो न्यायिक विभाग का मुख्यालय है प्रयागराज, ठीक ना। प्रशासनिक विभाग का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ है। और न्यायिक विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो प्रयागराज है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें सदस्य कितने होते हैं। सदस्यों की संख्या
प्रशासनिक विभाग में सदस्यों की संख्या 2 होती है और जो न्यायिक विभाग होता है उसमें सदस्यों की संख्या 7 होती है। सदस्य कितने होते हैं इसमें? सदस्यों की संख्या 7 होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो प्रकोष्ठ होते हैं, प्रकोष्ठों की संख्या इसमें 12 होती है। प्रकोष्ठ की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और अनुभाग की संख्या होती है 19। कितनी होती है? 19। और इसमें अनुभाग की संख्या 2 होती है। अनुभाग की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। अनुभाग कितने होते हैं? 2 होते हैं। नोट कर लीजिए इस चीज को। जो राजस्व परिषद होता है, इसका गठन कब हुआ था या उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1831 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। राजस्व परिषद के 2 भाग होते हैं, प्रशासनिक विभाग और दूसरा होता है न्यायिक विभाग। प्रशासनिक विभाग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है। और न्यायिक विभाग का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज है। इसमें सदस्यों की संख्या 2 होती है और इसमें सदस्यों की संख्या 7 होती है। इसमें प्रकोष्ठ होते हैं जो 12 होते हैं और इसमें अनुभाग कितने होते हैं? 19 होते हैं। और इसमें अनुभागों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जो इम्पॉर्टेंट अनुभाग हैं उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अनुभाग 1। अनुभाग 1 में क्या कहा गया है इसके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो अनुभाग 1 में नंबर 1 पॉइंट लिखिएगा, भूमि व्यवस्था को लागू करना। 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 नंबर 2 में लिखिएगा, सेकंड पॉइंट है जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी या फिर कह सकते हैं जमीन का जो मतलब उन्मूलन किया जाता है, जमींदारी उन्मूलन। जमींदारी उन्मूलन, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट होता है राजस्व ज्ञान का सृजन। राजस्व ज्ञान का सृजन। सृजन क्या होता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सृजन किसे कहते हैं। मतलब जब किसी चीज का निर्माण किया जाता है तो वही क्या कहलाता है? सृजन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे अनुभाग 2 को। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है कि भूमि व्यवस्था को लागू करना किस अनुभाग के अंतर्गत है? तो क्या बताएंगे? अनुभाग 1 के अंतर्गत है। फिर अगर पूछ दे कि जमींदारी उन्मूलन, जो जमींदारी उन्मूलन होता है वो किस अनुभाग के अंतर्गत है? तो वो भी किस अनुभाग के अंतर्गत है? तो अनुभाग 1 के अंतर्गत है। राजस्व का ज्ञान सृजन करना, ये किसके अंतर्गत है? तो अनुभाग 1 के अंतर्गत है। अब हम लोग अनुभाग 2 को देखेंगे कि अनुभाग 2 में क्या कहा गया है। इसमें वृक्षारोपण का कार्य करना। वृक्षारोपण लिखिएगा, वृक्षारोपण का कार्य करना। वृक्षारोपण का कार्य किस अनुभाग के अंतर्गत होता है? तो अनुभाग 2 के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट पे लिखिएगा, ऊसर या बंजर भूमि का आवंटन। ऊसर या बंजर भूमि का आवंटन, ठीक ना।
ऊसर या बंजर भूमि का क्या किया जाता है, आवंटन किया जाता है। जिसके पास भूमि नहीं रहती है तो क्या किया जाता है, जो ऊसर भूमि होती है या जो बंजर भूमि होती है वो उनके नाम कर दी जाती है, आवंटन दिया जाता है। इसके बाद लिखिएगा ग्राम सभा का, ग्राम सभा का, ग्राम सभा का हाट, कॉमा लिखिएगा, हाट क्या होता है, व्यापार व्यापार क्या होता है, बाजार, मेला, तालाब, ये सब क्या होता है, बाजार। फिर मेला भी इसी के अंतर्गत आएगा। मेला का आयोजन जब किया जाएगा तो क्या होगा, अनुभाग 2 के अंतर्गत होगा। इसके बाद लिखिएगा तालाब, पोखरा, ये सब क्या होता है, तालाब, पोखरा, ये सब अनुभाग 2 के अंतर्गत आता है। इसके बाद लिखिएगा, पोखरा के बाद भी लिख सकते हैं जल, जल से संबंधित जितने भी प्रणाली होती है वो क्या होती है, जल से संबंधित, सब इसी के अंतर्गत आती है। आय व्यय में, जैसे कि अगर आय व्यय से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, अनुभाग 2 के अंतर्गत ही आएगा। आय व्यय से बड़ा कार्य, आय व्यय, आय व्यय का बड़ा कार्य, इन सब का लेखा जोखा किसके अंतर्गत रहता है, तो अनुभाग 2 के अंतर्गत रहता है। अनुभाग 6 में क्या होता है, तो ये नोट करिएगा, अनुभाग 6 में क्या होता है, राजस्व परिषद के लिए पद, ठीक ना, जो पद होता है वो किसके अंतर्गत होता है, पद होता है राजस्व का, इसके अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख लेते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड पर ही, अनुभाग 6, यहाँ से इसको कट कर देते हैं, ठीक ना, इसको क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। अनुभाग 6 का वर्णन हम लोग अलग से कर लेते हैं। अनुभाग 6, अनुभाग, अनुभाग 6 के अंतर्गत क्या क्या आता है इसमें हम लोग नोट कर लेंगे। अनुभाग 6 में क्या होता है, राजस्व परिषद, राजस्व परिषद के लिए, राजस्व परिषद के लिए जो पद नियुक्त किए जाते हैं उनका क्या किया जाता है, सृजन किया जाता है। तो लिखिएगा राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन, पदों का सृजन किसके अंतर्गत होता है, तो अनुभाग 6 के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अनुभाग 7 में क्या किया जाता है। तो अनुभाग 7 के बारे में देखिएगा, अनुभाग 7 में क्या कहा गया है कि नगर तकावी के, नगर, नगर तकावी, नगर तकावी के भूमि, भू राजस्व देना, नगर तकावी को भू राजस्व देना, नगर तकावी के भू राजस्व देना, राजस्व देना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अनुभाग 8। अनुभाग 8 में क्या कहा गया है कि अनुभाग 8 के अंतर्गत चकबंदी, चकबंदी के बारे में आप लोग जानते हैं, चकबंदी का आयोजन किसके अंतर्गत किया गया है, तो चकबंदी, चकबंदी का आयोजन जो है अनुभाग 8 के अंतर्गत किया गया है। अनुभाग 9 के अंतर्गत क्या किया गया है, तो सेवा नियमावली, सेवा, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम नोट कर लीजिए, सेवा नियमावली, सेवा नियमावली, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे अनुभाग 10 कि अनुभाग 10 के अंतर्गत क्या कहा गया है, तो प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक, प्राकृतिक आपदा, आपदा,
प्राकृतिक आपदा का क्या किया गया है, इसमें किया गया है, और इसमें किया गया है अनुभाग 11 में बाढ़ या भूखमरी। बाढ़ या भूखमरी। भूखमरी ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछ दे तो आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। अनुभाग 7 के अंतर्गत क्या है, नगर तकावी के लिए भू राजस्व। नगर तकावी के लिए भू राजस्व। अनुभाग 8 में है चकबंदी, अनुभाग 9 में है सेवा नियमावली, और अनुभाग 10 में है प्राकृतिक आपदा, और अनुभाग 11 में है बाढ़ या भूखमरी। ये सब जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत आता है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बाद अब हम लोग देखेंगे चकबंदी के बारे में कि चकबंदी क्या होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चकबंदी के बारे में देखेंगे। चकबंदी, अब हम लोग चकबंदी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि चकबंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चकबंदी, इससे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यूपी में सबसे पहले जो चकबंदी लागू की गई थी वो किस राज्य में की गई थी या किस जिले में की गई। यूपी में की गई थी तो वो जिला ही होगा, तो किस जिले में की गई थी इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो चकबंदी होता है वो पहले कब 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 इसके बारे में कहा गया है। तो 1953, 54 और 58, ठीक ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि यूपी में सर्वप्रथम चकबंदी लागू करने वाला जिला, सर्वप्रथम चकबंदी लागू करने वाला जिला यूपी में सर्वप्रथम चकबंदी लागू करने वाला जिला कौन सा है। तो इसमें 2 जिले हैं। नंबर 1 पे लिखिएगा, नंबर 1 पर कैराना, क्या है, कैराना। और नंबर 2 पे लिखिएगा मुसाफिर खाना। नंबर 2 पे लिखिएगा मुसाफिर खाना। अब जो कैराना है ये वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है। तो ये जो वर्तमान समय में है ये है शामली में। कहाँ है, शामली। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि शामली जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है। और जो मुसाफिर खाना जो है ये वर्तमान में मुजफ्फरनगर में है। मुसाफिर खाना कहाँ है, मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में क्या है, मुसाफिर खाना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखेंगे कि जब मतलब पूरे जिले में कब लागू की गई। उत्तर प्रदेश के, यूपी के संपूर्ण जिले में कब लागू की गई। तो इसको नोट करिएगा 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में क्या हुई, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दी गई। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, नोट कर लीजिएगा इसे फिर से। ये क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। कैराना जो है ये मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है। मुजफ्फरनगर, ठीक ना, मुजफ्फरनगर।
मुजफ्फरनगर में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? शामली है। वर्तमान में शामली। शामली। और ये जो है मुसाफिर खाना सुल्तानपुर में पड़ता है। इसका जिला क्या है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। ये वर्तमान में कहाँ है? ये शामली है। वर्तमान में शामली ये भी है। ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि जो मतलब कुछ जैसे कि कुछ भूमि से रिलेटेड नियम होते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। भूमि से रिलेटेड कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो लिखिएगा आबादी देह। क्या होता है? आबादी देह। आबादी देह। आबादी देह क्या होता है? अभी इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है। तो जमाबंदी या खतौनी क्या होता है? बंदी जमाबंदी या खतौनी। खतौनी। जमाबंदी या खतौनी क्या होता है? इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखते हैं लाल किताब। लाल किताब। लाल किताब क्या होता है? लाल किताब क्या होता है ये देखेंगे। इसके बाद होता है खसरा गिरा। लाल किताब के बाद क्या होता है? लाल किताब के बाद लिखिएगा खसरा गिरदावरी। खसरा गिरदावरी क्या होता है? खसरा गिरदावरी। गिरदावरी। खसरा गिरदावरी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा सुआ। सुआ क्या होता है? ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा गिरदावर। 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 इसके बाद लिखिएगा गिरदावर के बाद लिखिएगा फर्द। कि फर्द क्या होता है? ठीक ना। फर्द। फर्द के बाद देखिएगा, पहले इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। एक और होता है फर्द के बाद सजरा। सजरा जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ना। चलिए नोट कर लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखेंगे आबादी देह क्या होता है। तो आबादी देह क्या होता है इसे नोट करिएगा। आबादी देह जो होता है ये गांव का बसा हुआ क्षेत्र होता है। गांव का बसा हुआ क्षेत्र। गांव का बसा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आबादी देह कहलाता है। जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर क्या करते हैं लोग अपना घर बनाकर निवास करते हैं, वही क्या कहलाता है? आबादी देह कहलाता है। जमाबंदी क्या होता है? जमीन का मलिकाना हक। जमीन का मलिकाना हक किसके पास रहता है? तो जिसमें जमीन का मलिकाना हक होता है वो क्या कहलाता है? खतौनी कहलाता है। मलिकाना हक। इसके बाद है लाल किताब। लाल किताब क्या होता है लिखिएगा गांव की भूमि की संपूर्ण जानकारी। गांव की भूमि की संपूर्ण जानकारी। संपूर्ण जानकारी। संपूर्ण जानकारी
गांव की भूमि की संपूर्ण जानकारी जो होती है वो किसके अंतर्गत रहती है? लाल किताब के अंतर्गत रहती है। खसरा गिरदावरी क्या होती है? लगान रजिस्टर होता है। ये क्या होता है? लगान रजिस्टर। लगान रजिस्टर होता है ये, लगान रजिस्टर। ठीक ना। इसके बाद है सुआ। सुआ क्या होता है? पैमाने के 2 फुट की सरिया होती है। पैमाने की 2 फीट की सरिया होती है। की सरिया ये क्या कहलाता है? पैमाने के 2 फुट की सरिया क्या कहलाती है? सुआ कहलाती है। गिरदावर है, ये लेखा जोखा के कार्य का क्या करता है? जांच करता है। लिखिएगा, लेखपाल। लेखपाल लेखपाल के कार्यों का जांच। लेखपाल के कार्यों की जांच किसके अंतर्गत की जाती है? तो गिरदावर के अंतर्गत की जाती है। इसके बाद है फर्द। फर्द क्या होता है? लिखिएगा, फर्द एक नकल होती है। फर्द क्या होती है? एक नकल होती है। फर्द एक नकल होती है। ठीक ना। फर्द क्या होती है? एक नकल होती है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, एक हम लोग का छूटा था, सजरा। सजरा सजरा जो होता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सजरा सजरा का क्वेश्चन आता रहता है हमेशा। सजरा क्या होता है? ये गांव का नक्शा होता है। सजरा क्या होता है? इसमें गांव का नक्शा होता है। गांव का नक्शा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सजरा में क्या होता है, तो सजरे में क्या होता है? गांव का नक्शा होता है। अब इसके बाद ये नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पंचायत समिति के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पंचायत समिति क्या होती है। पंचायत समिति पंचायत समिति। तो पंचायत समिति में लिखिएगा, जो पंचायत समिति होती है ये तहसील स्तर पर सरकारी कार्य किया जाता है। इसमें तहसील स्तर पर पंचायत समिति में क्या किया जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी निकाय। लिखिएगा, तहसील स्तर पर तहसील स्तर पर सरकारी निकाय। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जो है उसको हम क्या करें, बस लिखवा दे रहे हैं। ठीक ना, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप लोग का छूटे ना। ये जो पंचायती समिति है, इसका गठन कब हुआ था? ये सबसे पहले किस राज्य में लागू, किस देश में लागू की गई थी, कब लागू की गई थी, इन सब के बारे में क्या हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 जनवरी, नोट करिएगा, 1 जनवरी 2008 में, 1 जनवरी 2008। 1 जनवरी 2008 में क्या हुआ था? 1 जनवरी 2008 में जो है, 1 जनवरी 2008 में क्या हुआ था? यूपी में मूल वर्धित कर, यूपी में मूल वर्धित कर। ठीक ना। 2013 में क्या हुआ था? नोट करिएगा, 2013 में क्या हुआ था कि यूपी में नई कृषि नीति लागू की गई थी। यूपी
यूपी में नई कृषि नीति लागू की गई थी। इसी में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि मतलब अगर कोई व्यक्ति पंचायत लड़ने के लिए इच्छुक है, अगर कोई व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, सॉरी। पंचायत चुनाव पंचायत चुनाव लड़ने की निर्धारित आयु, पंचायत चुनाव लड़ने की निर्धारित आयु कितनी कर दी गई है? कितनी है निर्धारित आयु? 21 वर्ष। आयु 21 वर्ष कितनी है? 21 वर्ष है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें महिलाओं के लिए कितनी सीट जो है आरक्षित की गई है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीट, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कितनी है? 1/2 है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, यूपी के चुनाव के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि यूपी में किस प्रकार से चुनाव हुआ है। अभी जो 2022 में चुनाव हुआ है वो कौन सी विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसमें कितने कितने सीटों पर क्या हुआ था, वोट मिला था, ये सब हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे। यूपी के चुनाव, हम लोग की पॉइंट होगी यूपी के चुनाव। क्या पॉइंट है? यूपी के चुनाव। यूपी के लिखिए या यूपी में लिखिए, ये सब एक ही है, ठीक ना। यूपी के चुनाव। तो जो यूपी में चुनाव होता है, विधानसभा की सीट हमने बताया था आपको, कमेंट करके बताइए कितनी होती है। जितनी विधानसभा की सीट होगी उसी सीट पर क्या होता है, यूपी में चुनाव किया जाता है। तो यूपी में विधानसभा की सीट कितनी है? टोटल यूपी में विधानसभा की सीट जो है वो 403 है। 403 विधानसभा की सीटों पर क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। और कब हुआ था चुनाव? तो चुनाव जो हुआ था वो मतलब एक ही दिन नहीं होता है, कई चरणों में होता है, जैसे 7 चरणों में चुनाव होता है। इन सब का क्या करेंगे हम? अध्ययन करेंगे। तो जो यूपी का चुनाव है, तो यूपी का चुनाव 403 सीटों पर हुआ था, जिसमें से 403 में से 47 सीट जो होती है वो महिला के लिए आरक्षित कर दी जाती है। इसमें से 47 सीटों पर क्या होता है? केवल महिलाएं हैं, ठीक ना, महिलाओं के द्वारा जीता गया है। 47 सीट 47 सीट महिला प्रत्याशी द्वारा जीती गई, महिला प्रत्याशी द्वारा जीती गई है, 47 सीट कौन जीता है? महिला प्रत्याशी जीती हैं, ठीक ना। अब 47 के बाद जो सीटें बचती हैं उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन कर लेते हैं। 255 सीट किसकी थी? 255 सीट 255 के बाद है 111 सीट। 111 के बाद 2 सीट किसी को मिला था, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। 2 सीट, फिर इसके बाद 2 सीट, 2 सीट के बाद फिर है
एक सीट। आप लोग कमेंट में बताइए कि विधानसभा में जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था। कमेंट में बताइए आप लोग कब हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कि 255 सीट जो है ये किसे मिला था। तो जो 255 सीट है ये बीजेपी की थी। बीजेपी, ठीक ना। बीजेपी के प्रत्याशी कौन थे? तो योगी आदित्यनाथ थे। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ थे। और 111 सीट किसकी थी? सपा की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। फिर इसके बाद 2 सीट मिला था कांग्रेस को। कांग्रेस को मिला था 2 सीट। इसके बाद 2 सीट मिली थी जो है जनसत्ता दल को। जनसत्ता दल को मिली थी। और 1 सीट मिली थी केवल मायावती को। मायावती को, ठीक ना। मायावती को मिली थी। और जो ये शुरुआत हुआ था, जो चुनाव हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, तो ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग कि जो चुनाव हुआ था वो 10 फरवरी 2022 से, जो चुनाव हुआ था 10 फरवरी 2022 से, लिखते चलिएगा 10 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक, 7 मार्च 2022 तक चला। और यह टोटल कितने चरणों में हुआ था, तो चरण नोट करिएगा। चरण में कितने चरण में हुआ था, तो 7 चरण में हुआ था। ये कौन सी विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो 18वीं। कौन सा था? 18वीं, ठीक ना। इसके बाद अगर आप लोग से कोई पूछे, अगर कोई आप लोग से पूछ रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ हुए हैं, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से, मतलब ये जो हुए हैं वो व्यक्तिगत रूप से किस नंबर पे हैं और जो मतलब किस नंबर के हैं ये भी देख लेते हैं। तो जो व्यक्तिगत रूप से है वो 21वें हैं। इनके पहले 20 व्यक्ति क्या हुए हैं? व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से 21वें हैं। अगर क्रमवार की बात की जाए कि क्रमवार में कितने हैं, क्रमवार में पूछा जाए, क्रमवार, तो क्रमवार में इनकी संख्या है 33वें नंबर पे है, ठीक ना। 33वें नंबर पर, क्योंकि इसके बीच में मतलब डिफरेंस क्यों हुआ है कि जो व्यक्तिगत रूप से हैं 21वें हैं और क्रमवार में 33 हो गए हैं। तो कैसे हो गए हैं? क्योंकि इसमें कई व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार बने हैं, और इससे क्या हुआ है, क्रम तो बढ़ा है लेकिन व्यक्तियों की संख्या जो है वो उतनी ही थी। इसीलिए 21वें नंबर के ये क्या हैं, 21वें नंबर के व्यक्ति हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कुछ कर है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा कर किस तरह से किया जाता है। तो हम लोग नोट करेंगे थोड़ा सा, राज्य सरकार के प्रमुख प्रत्यक्ष कर, जो प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ कर होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो लिखिएगा प्रत्यक्ष कर राज्य सरकार के प्रमुख प्रत्यक्ष कर, प्रमुख प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। तो ज्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कर में नंबर 1 लिखिएगा भू राजस्व कर, भू राजस्व कर।
भू राजस्व कर। नंबर टू लिखिएगा, नंबर टू लिखिएगा कृषि आय कर। कृषि आय कर। नेक्स्ट लिखिएगा कृषि आय कर। फिर इसके बाद लिखिएगा होटल प्राप्तियों पर कर। होटल प्राप्तियों पर कर। नेक्स्ट लिखिएगा रोजगार पर कर। रोजगार पर कर। नेक्स्ट लिखिएगा व्यवसाय पर कर। व्यवसाय पर कर। ये क्या था? ये प्रत्यक्ष था, ठीक ना। ये जो था ये प्रत्यक्ष कर था। अब हम लोग देख लेंगे परोक्ष कर क्या होता है, कौन कौन से पर लगता है परोक्ष कर। अब लिखिएगा राज्य सरकार के, राज्य सरकार के प्रमुख, राज्य सरकार के प्रमुख परोक्ष कर। परोक्ष कर। राज्य सरकार के प्रमुख परोक्ष कर। नंबर वन में लिखिएगा बिक्री कर। बिक्री कर। फिर नेक्स्ट लिखिएगा बिक्री कर के बाद लिखिए प्रवेश कर। प्रवेश कर। ये सब क्या है? परोक्ष कर हैं। फिर इसके बाद लिखिएगा राज्य उत्पादन शुल्क। राज्य उत्पादन शुल्क। इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा वाहन कर। वाहन कर। फिर इसके बाद लिखिएगा अगला विज्ञापन कर। विज्ञापन, विज्ञापन कर। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा शिक्षा पर कर। शिक्षा पर कर। फिर इसके बाद लिखिएगा कच्चे जूट पर कर। कच्चे जूट पर कर। फिर नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग विद्युत कर। विद्युत कर। ये सब कर क्या है? ये जो है परोक्ष कर है। परोक्ष कर कौन कौन से है? बिक्री पर कर जो होता है वो क्या होता है? परोक्ष कर होता है। प्रवेश कर होता है। राज्य उत्पादन शुल्क होता है। और इसके बाद होता है वाहन कर। इसके बाद होता है विज्ञापन कर। फिर होता है शिक्षा पर कर। इसके बाद कच्चे जूट पर कर, विद्युत कर। ये सब क्या है? विद्युत कर। ये सब परोक्ष कर के अंतर्गत आता है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं नीति आयोग क्या होता है। बस नीति आयोग की स्थापना के बारे में देख लेते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? कमेंट में आप लोग बताइएगा नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। नीति का पूरा नाम क्या है नीति आयोग का? स्थापना, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी
2015 को क्या हुआ था? नीति आयोग की स्थापना हुई थी। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। ठीक, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। 9 मार्च 1993 ईस्वी को 9 मार्च 1993 ईस्वी को क्या हुआ था? तो पिछड़ा वर्ग का आयोग किया गया था। यूपी में पिछड़ा वर्ग का आयोग किया गया था। का आयोग। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए हैं। पहले परोक्ष कर पढ़े, फिर क्या है, इसके बाद हम लोग देखे थे कि सीटों पर जो आवंटन हुआ था, मतलब किसकी कितनी सीटें मिली थी, ये सब हम लोग देख लिए हैं। यहाँ पर कांग्रेस रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कांग्रेस। तो जो 403 सीटों पर वोट हुआ था, तो 255 सीट किसको मिली थी? बीजेपी को। 111 सीट एसपी को, और 2 सीट मिली थी कांग्रेस को, 2 सीट मिली थी जनसत्ता दल को, और 1 सीट मिली थी मायावती को। ये सब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आपसे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर इसमें मतलब कुछ सुधार करना हो, जैसे कि अगर या तो हम फास्ट पढ़ाते हो या फिर जो भी अगर उचित आपको लगे वो कमेंट करिएगा, ताकि हम क्या करें, नेक्स्ट वीडियो में इस पर सुधार कर सकें। इसी उम्मीद के साथ हम अपने वीडियो को यही समाप्त करते हैं। और तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब हम क्या नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।